हेलो एवरीवन। हेलो सर। अभी तो काफ़ी लंबा गैप हो गया क्लास में। यस। चलिए फिर स्टार्ट करें अभी इनकम टैक्स का। यस सर, प्लीज। हमारी इनकम टैक्स की अभी 3 क्लासेज हो गई है। ठीक है, 3 क्लासेज में अभी हमने बस बेसिक देखा था। तो अभी हम जो इनकम हेड्स है सैलरी का वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको स्लाइड है ये शो हो रही है सबको, विजिबल है? आपको ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर, दिख रहा है। और वॉइस भी क्लियर होगी? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकम टैक्स में जो होता है वो ये होता है कि आपको टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको जितने भी इनकम्स के हेड है उसकी इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर, बिल्कुल अच्छा क्लियर अच्छा, है। मुझे कुछ डाउट था। ओके। तो इनकम को हमने जैसे 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद कैपिटल गेन के बाद बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। तो फर्स्ट जो हमारा जो इनकम का सोर्स है वो सैलरी सोर्स है। और सैलरी की हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे इनकम की, वो हम कैसे करेंगे वो हम आज कवर करेंगे। बट इसके लिए हम पहले इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे सैलरी का पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे, उसमें जो सैलरी की जो बेसिक्स हैं वो हम कवर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सेक्शन 15 से स्टार्ट करते हैं। आपको आप चेक कर सकते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो अप्लीकेबल है वो है बेसिक्स चार्ज ऑफ सैलरी। की जो सैलरी है उसकी चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि सैलरी कब मतलब ड्यू हो जाएगी, या कब हम कैलकुलेट करेंगे, कौन से ईयर में कैलकुलेट करेंगे, किसकी कैलकुलेट करेंगे, वो हम अभी कवर करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ए पार्ट आता है वो हम देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल पे अप्लीकेबल है। वो सीधी सी बात है कि कोई कंपनी है वो तो जॉब करेगा नहीं, वो कोई भी इंडिविजुअल है वही तो कहीं जॉब करेगा ना, तो इंडिविजुअल पे अप्लीकेबल है। तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए, तब ये सैलरी के अंडर आएगा। अब ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल किसी के यहाँ जॉब करता है, कंपनी में जॉब करता है या फर्म में जॉब करता है या कोई इंडिविजुअल बंदे के यहाँ ही जॉब करता है, तो जो उसको सैलरी देता है वो एम्प्लॉयर हो गया, और जिसको सैलरी मिलती है वो एम्प्लॉई हो गया। बट उसमें भी कई बार सिचुएशन अलग हो जाती है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे जो एमएलए और एमपी होती है उनको भी इनकम मिलती है। ठीक है, बट जो उनको इनकम मिलती है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, नहीं कि सैलरी में। क्योंकि जो एमएलए और एमपी है उसको जो भी इनकम मिलती है वो एज ए एम्प्लॉयर से नहीं मिलती, मतलब वो जॉब नहीं करते। ठीक है। फिर जो दूसरा जो हम ऑप्शन देख सकते हैं या एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म आपने सुना होगा। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं उसको जो भी उसका शेयर मिलता है फर्म से, कोई भी सैलरी मिलती है या रेमुनरेशन मिलता है, कोई भी नाम से हम बोल दो, तो वो सैलरी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि वो पार्टनर है उस फर्म में। या हम तीसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी टीचर या लेक्चरार होता है, वो पेपर सेट करने का कुछ भी अगर रेमुनरेशन लेता है या कोई पेमेंट लेता है, तो उसको हम सैलरी में कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, वो हम अदर सोर्स में कैलकुलेशन में लेंगे, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा ये है कि अगर कोई पर्सन है वो चाहे कि मैं मेरी सैलरी को मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब सरेंडर के लिए एक है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961। उसमें अगर वो सैलरी सरेंडर करता है तो जो भी सैलरी वो सरेंडर करता है उसको टैक्सेबल इनकम से वो एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब कि पहले उसको सैलरी मिली थी, बाद में उसने सरेंडर कर दी, तो ये माना जाएगा कि उसको वो सैलरी नहीं मिली है, तो वो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा। उसके बाद थर्ड चलते हैं, सॉरी फोर्थ चलते हैं, डी पार्ट।
डी में क्या बोलता है, अगर आप जैसे मान लो आपकी एमएनसी में कंपनी है, कंपनी में एमएनसी में जॉब है आपकी, ठीक है, आपको मोस्टली आप इंडिया में रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो 4 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए आपको आउट ऑफ इंडिया अगर जॉब के लिए भेजा है, सर्विस के लिए भेजा है, तो आपको वहाँ पर सर्विस दी आपने, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपको फॉरेन करेंसी में कोई इनकम मिली है, फॉरेन करेंसी में अगर कोई सैलरी मिली है, ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगी, बट वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके ऐड होगी। वो इंडियन इंडियन रुपीज़ में जब कन्वर्ट होगी, तो वो जो कन्वर्जन रेट जो होता है, अगर ये डॉलर में या यूरो में या येन में कोई भी अगर करेंसी में आपको कोई भी अमाउंट मिला है, तो वो कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, एक एस बी आई की एक वो होती है, एक्सचेंज रेट कन्वर्जन रेट होती है एक, जो टीटी बाइंग टीटी सेलिंग, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे बिजनेस प्रोफेशन में या कैपिटल गेन में मैं बताऊंगा, तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो उसमें एक बाइंग रेट होती है, तो बाइंग रेट पे उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और कौन सी डेट पे किया जाएगा, इसमें लिखा ना बाइंग रेट ऑन स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट हम बोल सकते हैं कि जब भी उसको सैलरी मिली है, उसके पिछले मंथ की लास्ट डेट को जो भी उसकी रेट थी, जो बाइंग रेट थी एसबीआई की, उस पर उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो इसको भी ज़्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। फिर होता है एक ग्रेड सैलरी। जैसे आपको अगर सैलरी मिलती है, उसमें अगर ग्रेड लिखा है, कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ग्रेड सैलरी लिखी है। ग्रेड सैलरी में देखिए क्या लिखा है, ₹32,500, फिर 500, फिर 38,000, फिर 800, फिर 44,400। सॉरी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आपने सर्विस दी है, आपकी सर्विस स्टार्ट कब है, मान लो 1 मई 1997 से आपकी जॉब स्टार्ट है, मतलब 1 मई 97 से आपकी जॉब स्टार्ट है, ठीक है, तो आपकी 1/5/98 तक, मतलब 1 साल हो गया, तो 1 साल तक आपको इसमें क्या लिखा, ही विल गेट ए बेसिक सैलरी ऑफ ₹32,500। 32,500 उसकी बेसिक सैलरी रहेगी 1 साल तक, ठीक है। 1 साल के बाद मतलब 1/5/98 से उसका 500 इंक्रीज हो जाएगा, तो 32,500 उसका 1 ईयर तक रहा, उसके बाद उसका ₹500 इंक्रीमेंट लग गया। वो ये इंक्रीमेंट कब तक चालू रहेगा, उसका इंक्रीमेंट चालू रहेगा 38,000 जब तक नहीं हो जाए। जैसे ही उसकी 38,000 उसकी इनकम हो जाएगी या सैलरी हो जाएगी, उसके बाद उसका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 800 लगेगा। इसमें लिखा ना 32,500 उसकी बेसिक सैलरी है, और वो 1 ईयर तक चलती रहेगी, उसके बाद 500 उसका इंक्रीमेंट लग जाएगा। वो इंक्रीमेंट कब तक लगता रहेगा, तब तक वो 38,000 नहीं हो जाए। जैसे ही वो 38,000 हो जाएगी, उसका इंक्रीमेंट 800 हो जाएगा, और 800 कब तक रहेगा, तब 44,400 उसकी वो नहीं हो जाए, बेसिक सैलरी नहीं हो जाए। बस ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है, इतनी ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। उसके बाद नेक्स्ट आता है करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर। कई बार ये हो सकता है ना कि आपने 6 मंथ है कोई कंपनी में जॉब किया, फिर आपने चेंज कर दिया जॉब, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी, वो आपकी जो पुराने एम्प्लॉयर की और नए एम्प्लॉयर की दोनों को ऐड करके ही आपकी टैक्सेबल इनकम कन्वर्ट वो कैलकुलेट की जाएगी। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब पुराना एम्प्लॉय जो होता है ना, वो आपको फॉर्म 16 दे देता है, और उस फॉर्म 16 को आप जो न्यू एम्प्लॉयर है उसको आप दे सकते हैं, तो वो उसकी जो कैलकुलेशन जो सैलरी की जो कंप्यूटेशन होगी, कैलकुलेशन होगी पूरी, तो उसमें वो कंसिडर कर लेगा। उसके बाद ये देखिए, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी जब पेमेंट होती है, तो आपको ये भी हो सकता है कि पुराने साल की एरियर सैलरी मिल रही हो, या ये हो सकता है कि एडवांस में सैलरी मिल गई हो, ठीक है, या ये हो सकता है कि आपने सर्विस तो दे दी हो पर सैलरी मिली नहीं हो, वो नेक्स्ट ईयर मिलेगी। तो वो कैसे आपको कंसिडर की जाएगी। अब जैसे इसमें ये होता है कि आपको सैलरी अगर मिल गई है, ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी सैलरी, तो क्या हो गया, रिसिप्ट बेसिस, कि मतलब मिल गई वो सैलरी। और ये हो सकता है कि आपने, या आपको एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूँ, मार्च की सैलरी है, तो मार्च की जब सैलरी है, वो अगर आपको 31 मार्च को ही अगर मिल गई है, ठीक है, तो आपने 1 मार्च से 31 मार्च तक आपने सर्विस दी कोई कंपनी को,
तो आपकी ड्यू हो गई, मतलब आपने जितनी जैसे ही सर्विस दी 31 दिन की, आपको वो सैलरी ड्यू हो गई। ठीक है, अब वो 31 तारीख को आपको अकाउंट में क्रेडिट भी हो गई। तो इस वाले केस में क्या हुआ, वो पेमेंट भी आपको मिल गया, वो ड्यू भी हो गई। ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो वो टैक्सेबल हो गई आपके उसमें। जब आप कैलकुलेशन करोगे पूरे साल की सैलरी की, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी मार्च की सैलरी। या ये हो सकता है कि आपने मान लो 1 तारीख से 31 तारीख तक आपने सर्विस दे दी, बट आपको 1 अप्रैल को, नेक्स्ट डे, मतलब 1 अप्रैल को आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई। ठीक है, मतलब सैलरी आपको नहीं मिली, बट वो ड्यू तो हो गई थी क्योंकि आपने सर्विस दे दी थी। तो इस वाले केस में भी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसमें दिखा ना, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। आपको या तो सैलरी मिल जाए रिसिप्ट बेसिस, मतलब या तो आपको सैलरी मिल जाए या वो ड्यू हो जाए, या तो आपको सैलरी मिल गई या ड्यू हो गई। ठीक है, तो अगर ड्यू हो गई है, वो चाहे मिले नहीं, तब भी वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। तो विच एवर अर्लियर का यही मतलब हुआ कि जो भी पहले हो जाए आपके उसमें टैक्सेबल में ऐड हो जाएगी वो सैलरी। अब इसमें देखिए टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे अलाउंस की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद परक्यूजिट्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद पेंशन की, ग्रेजुइटी की, जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे, उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑल अदर एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़कर, उनकी कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क मिलेगा। अब इस वाले केस में देख लीजिए, जैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम किसको मानेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा? नहीं सर, आपकी स्पीड चाहिए। स्पीड ठीक है ना? यस। एक्चुअली मुझे पता है कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, और जो कम मतलब कि जो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, अब जैसे ये था बेस, ये वाला ड्यू वाला, ये वाला टॉपिक जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं थोड़ा यस टाइम सर। ले रहा हूँ। तो जो सैलरी ड्यू होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और ऑल अदर एम्प्लॉयज़, इनको दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो इनकी सैलरी अलग अलग तरीके से ड्यू होती है। जैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में जो नॉर्मल जो सैलरी होती है उसकी, वो फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ को ड्यू हो जाती है, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो टैक्सेबिलिटी जो इसकी होती है वो मार्च से लेके फरवरी तक होती है। इसकी जो टैक्सेबल इनकम जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, वो मार्च से लेके फरवरी तक, मतलब कि जो मार्च की सैलरी है वो कैलकुलेशन में नहीं आती, जो मार्च की सैलरी है वो अगले साल की कैलकुलेशन में आएगी, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ को वो ड्यू हो जाती है। अब कैसे बोल सकते हैं आप, जैसे मान लो उसने फरवरी की सैलरी, फरवरी को जॉब किया उसने, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक उसने वो ऑफिस में चला गया। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि 28 फरवरी को उसको ड्यू हो जानी चाहिए थी, पर 28 फरवरी को तो ड्यू हुई नहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो उसकी ड्यू होगी, मैंने क्या बताया, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को। तो जैसे ही 28 फरवरी ख़त्म हुई, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा है, मार्च, तो 1 मार्च को उसकी ड्यू हो गई। ठीक है, तो फरवरी की सैलरी कब हुई, 1 मार्च को ड्यू हो गई। तो फरवरी उस फाइनेंशियल ईयर में कवर हो गया। अब रही बात मार्च की, हम मार्च का देखते हैं, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक वो ऑफिस में गया। ठीक है, तो उसकी ड्यू होनी चाहिए थी 31 मार्च को, बट रूल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या बोलता है कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को वो ड्यू होगी, तो इसका मतलब वो ड्यू होगी 1 अप्रैल को। ठीक है, अब जैसे ही 1 अप्रैल आया, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। ठीक है ना, तो जैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, तो हम फाइनेंशियल ईयर जैसे चेंज हो गया, तो जो पुराने वाला फाइनेंशियल ईयर है मतलब 31 मार्च तक, और जो नए वाला फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो नेक्स्ट वाला है, तो वो अलग अलग कैलकुलेशन होगी उसकी। तो इसलिए इसमें जो सैलरी जो है उसकी मार्च से फरवरी तक कैलकुलेशन होती है। मार्च की इसलिए नहीं होती, उस फाइनेंशियल ईयर में मार्च की इसलिए नहीं होती क्योंकि वो 1 अप्रैल को ड्यू हो गई थी। तो जैसे ही वो 1 अप्रैल को ड्यू होगी, वो नेक्स्ट ईयर चली जाएगी। तो ये होता है उसकी सैलरी, जो उसकी नॉर्मल सैलरी है। बट कुछ परक्यूजिट्स भी होते हैं जो नॉन मॉनिटरी हो, मतलब जो पैसे में नहीं मिले, जो परक्यूजिट्स या सुविधा, परक्यूजिट्स को नॉर्मली हिंदी में कोई फैसिलिटी बोलते हैं या सुविधा बोलते हैं। जैसे मान लो उसको फ्री लैपटॉप दे दिया, ठीक है, फ्री हॉस्पिटल, फ्री स्कूल, ये जितनी फैसिलिटीज़ है, तो जितनी फैसिलिटीज़ की जो भी कैलकुलेशन होगी उसकी, वो अप्रैल टू मार्च होगी। उसमें मार्च टू फरवरी का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को ड्यू नहीं होगी, वो लास्ट मंथ पे ही ड्यू हो जाएगी।
लास्ट डेट पे ड्यू हो जाएगी वो। और जो ऑल अदर एम्प्लॉयज जितने भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़कर, उस पर नॉर्मल जो भी अप्रैल से मार्च का कंसेप्ट चलेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सैलरी जो भी होती है, अगर वो बाहर कमाई गई है और बाहर ही रिसीव हुई है, आउटसाइड इंडिया, मतलब कि आउटसाइड इंडिया अगर उसने अर्न किए या रिसीव किए है, तो हमने जैसे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो बहुत टाइम पहले की थी हमने, हो सकता है कि आपके एकदम से याद नहीं रहा होगा। तो उसमें हमने ये देखा था, एक तो रेजिडेंट होता है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट होता है। तो नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो भी होता है, तो उसको जो आउटसाइड इंडिया की जो भी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती है इंडिया में। और अगर जो रेजिडेंट होता है, तो उसकी जो ग्लोबल इनकम है वो टैक्सेबल होती है इंडिया में। तो आउटसाइड इंडिया में जो भी इनकम उसने अर्न की है वो नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। अब ये तो सिंपल है, ड्यू इन प्रीवियस ईयर, हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो पिछले साल की कैलकुलेशन करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी उसने सैलरी कमाई है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी सिंपल था। उसके बाद एडवांस सैलरी, उसको एडवांस सैलरी भी मिल सकती है जो ड्यू नहीं हुई हो। जैसे ये होता ना कि मान लो उसने 31 मार्च तक वर्क किया, बट कंपनी की ये पॉलिसी है कि अप्रैल की सैलरी, मतलब नेक्स्ट ईयर की सैलरी है, वो पहले ही दे दे उसको। ठीक है, तो एडवांस सैलरी होगी, बट वो ड्यू तो हुई नहीं थी। बट हमने देखो ये रूल पढ़ा था ना अभी, ये रूल पढ़ा था अभी कि रिसिप्ट बेसिस या ड्यू बेसिस, जो भी अर्लियर हो। तो इसमें देखिए एडवांस सैलरी क्या होता है, रिसिप्ट बेसिस होती है, क्योंकि ड्यू तो हुई नहीं थी। तो रिसिप्ट बेसिस भी अगर उसको मिल रहा है, मतलब एडवांस सैलरी अगर मिल रही है, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगी। फिर एक होता है एरियर ऑफ सैलरी, जैसे ये हो सकता है ना कि जो लास्ट ईयर की जो सैलरी है उसको नहीं मिल पाई, कुछ भी मान लो उसका फंड नहीं था, कंपनी के पास लोन नहीं मिल पाया, तो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो वो सैलरी नहीं दे पाया। तो सैलरी नहीं देने से क्या हुआ उसका, सैलरी नहीं तो देने, हाँ जी, ड्यू हो जाएगी। हाँ, तो सैलरी नहीं देने से वो ड्यू तो हो गई थी पहले, बट उसको मिली नहीं थी। बट एक्चुअल में तो उसको उसी टाइम टैक्सेबल हो जानी चाहिए थी। बट इसमें देखो मैंने कंडीशन लिखी है ना कि एरियर सैलरी अगर उसको मिल रही है, बट नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स इन अर्लियर है, अगर पिछले सालों में अगर वो ड्यू, मतलब ड्यू तो हो गई थी पिछले साल में, अगर वो टैक्सेबल नहीं हुई है तो इस बार टैक्सेबल होगी। भाई एक बार तो टैक्सेबल हो गया तो पहले हो जाए या हो जाए। मान लो कोई भी रीज़न से पिछली बार टैक्सेबल नहीं हो पाई, वो क्यों नहीं हो पाई, हो सकता है कि उसने कैलकुलेशन में नहीं लिया हो, या ये हो सकता है कि मान लो उस टाइम जो इनकम टैक्स का रूल था वो अलग था, मान लो 5 साल पुरानी सैलरी मिली, उस टाइम रूल ही अलग था। ठीक है, तो उस टाइम मतलब कि टैक्सेबल करना जरूरी नहीं था। तो एरियर सैलरी अगर अब मिली है, 5 साल बाद मिली है, तो उसको टैक्सेबल करना है इस बार। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल था। यस सर, सिंपल। ठीक है ना। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब जितनी भी सैलरी आपकी जो टैक्सेबल होगी, जितनी भी सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी, उसमें कुछ डिडक्शंस है वो कम हो जाएंगे। इसमें लिखे डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी, जो सेक्शन 16 है, इस वाले केस में है सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी मिली या डीए मिला या एचआरए मिला, या कुछ भी अलाउंस, कोई एनी टाइप ऑफ अलाउंस उसको मिल गया, या फिर परक्यूजिट्स मिल गया, या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया, कोई कमीशन मिल गया, कोई भी टाइप की सैलरी उसको मिल गई। ठीक है, उसको कोई भी टाइप की अगर सैलरी उसको मिली है, तो उसमें ना उसको 3 टाइप ऑफ डिडक्शंस है, उसको अलाउ है। वो 3 टाइप की डिडक्शन उसमें से कम कर सकता है। अब वो कैसे कम करता है, देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटेशन है, ये देखिए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, इसमें देखिए पहले उसको जो भी बेसिक सैलरी या पेंशन एन्युटी कुछ भी मिला है, बोनस वगैरह, उसके बाद उसकी ग्रेजुइटी, लीव इनकैशमेंट, जो भी उसको मिला है वो सब ऐड हो जाएगा। Sorry। उसके बाद कोई भी फैसिलिटी मिली है, परक्विजिट्स मिला है, वो ऐड हो गया उसका, तो उसकी ग्रोथ सैलरी आ गई। यहाँ पर 6 नंबर में देख सकते हैं ग्रोथ सैलरी। उसके बाद लेस कर दिया डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन 16,
यहाँ पर आप देख सकते हैं डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन 16 में उसको ये डिडक्शंस अलाउ है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। और उसके बाद ये कम करके जो भी आपकी जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है वो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी आपके। चलिए ऊपर चलते हैं। अब डिडक्शन किस किस टाइप के हैं, देखिए आपके 3 टाइप ऑफ डिडक्शन है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 3 टाइप के डिडक्शन है। एक है 16(1)(a), फिर 16(2) और 16(3). 16(1)(a) होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो फ्लैट 50,000 मिलता है सबको। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 फ्लैट मिलता है सबको। उसके बाद जो 16(2) है, इसको बोलते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये ओनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको मिलता है। मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूल थोड़े थोड़े अलग मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा अलग आ गया कि जो डिडक्शन 16 है उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये डिडक्शन मिलता है, ठीक है। और वो कितना मिलता है कि जो भी उसकी सैलरी है, जो भी उसकी सैलरी है पूरे साल की, तो उसका 20% निकाल लो और उसके बाद एक वैल्यू निकाल लो 5,000। उसमें से जो भी कम होगा वो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब 5,000 और बेसिक सैलरी, जो भी मतलब सैलरी की डेफिनेशन है वो मैं बताऊंगा। सैलरी में 20% निकालो या 1/5 कर दो, एक ही बात है। 20% सैलरी का निकाल लो या 5,000, जो भी उसका लोअर है वो इंटरटेनमेंट अलाउंस में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। और ये अप्लीकेबल ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। और जो थर्ड जो आता है ये है एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। उसका अगर कोई भी स्टेट में, ये जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जैसे मैंने कई जगह देखा है जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, एम्प्लॉय जो भी जॉब करता है बंदा, तो एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या करती है कंपनी, उसकी सैलरी से काट लेती है और गवर्नमेंट को जमा करा देती है, ठीक है। तो एक तरफ वो टैक्सेबल इनकम में उसको मतलब वो फैसिलिटी दे रही है कि उसके उसके ब्याह पे वो डिडक्शन कर रही है और जमा कर रही है, तो एक तरफ उसको टैक्सेबल इनकम ऐड कर लिया जाएगा और नीचे फिर उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा, उसका इफेक्ट नील रहेगा। और ये पूरे साल का 2500 एनुअली रहता है मैक्सिमम। मतलब पूरे साल में 2500 ही मैक्सिमम कट सकता है। तो सीधी सी बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स है, मैक्सिमम 2500 डिडक्शन मिल सकता है। इसके चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या प्राइवेट के लिए भी? ये सभी के लिए है। अगर मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर लिखा है तो फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, ओके अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो सभी के लिए है। अब देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो मैंने बोला था फ्लैट सबको मिलता है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन से, स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कब आया था, ये बजट 2018 में आया था। बजट 2018 में 40,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ 19 में, बजट 19 में अमेंडमेंट हुआ कुछ, उसके बाद उसको चेंज कर दिया, वो 50,000 मिलने लगा डिडक्शन। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले क्या सिनेरियो था, मतलब बजट 2018 से पहले क्या सिनेरियो था, उस टाइम ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं हुआ करता था। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर नहीं था तो उससे पहले क्या था, तो उससे पहले ये था कि अगर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है सॉरी, जो उसको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो मैक्सिमम 19,200 मतलब 19,200 तक टैक्स फ्री होता था। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था जो 19,200 तक टैक्स फ्री होता था। और एक मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता था कि अगर आपको अगर मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल रहा है, अगर आपने कंपनी ने कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रखी है और वो बोलता है कि आप मार्केट में दिखाओ डॉक्टर को, उसके बाद जो भी बिल लेके आओ मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा ओनली 15,000 तक। तो 15,000 तक उसको टैक्स फ्री हो जाता था वो। और 19,200 तक वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है टैक्स फ्री हो जाता था। इन दोनों को हटा के, मतलब 2018 के बाद ये दोनों हट गए, ठीक है। और उसके बाद बजट 2018 में 40,000 एक नया इंट्रोड्यूस हुआ जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, और उसके बाद उसको अमेंडमेंट कर दिया गया 50,000, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 16(2), ये है इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लीकेबल है, जो मैंने पहले भी बताया था। और ये कितना आपको मतलब ये डिडक्शन मिलेगा, जो भी ये लिमिट है और जो भी कम है वो मिलेगा 5,000 या फिर 20% ऑफ सैलरी। और सैलरी में क्या इंक्लूड है, एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अलाउंस बेनिफिट और अदर परक्यूजिट्स। इसका मतलब बेसिक सैलरी को ही हम बोलेंगे। तो अगर बेसिक सैलरी का 20% या 5,000, जो भी मतलब विच एवर इज लेस, जो भी कम है,
वो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। और थर्ड जो है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? ये क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है 276, उसका सब क्लोज है 2। उसमें ये बताया गया है कि स्टेट में अगर प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स अप्लीकेबल है तो उसमें देखिए मैक्सिमम 250 रुपीज़ पर एनम तक ही, मतलब कि एक जो स्टेट है वो 250 रुपीज़ पर एनम ही डिडक्शन कर सकती है। ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 276(2) इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट 1949। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी स्टेट में अगर ये अप्लीकेबल होगा तो 2,500 रुपये तक ही मैक्सिमम ये लगा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनुअली जो भी प्रोफेशनल टैक्स उसका डिडक्शन हुआ है, उस डिडक्शन कैसे होगा? या तो वो खुद अपनी जेब से जमा कराएगा तो उसका वो डिडक्शन ले लेगा, ठीक है, या फिर कंपनी उसके ब्याह पे वो जमा कराएगी। नॉर्मली कंपनी उसके ब्याह पे काट लेती है और एक तरफ टैक्सेबल इनकम ऐड कर लेती है और एक तरफ उसका डिडक्शन कर देती है, तो मैक्सिमम 2,500 तक वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी 3 टाइप ऑफ डिडक्शन हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 17। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। सर छोटा सा रिकैप, मतलब ये कि जो 50,000 की है वो रिकमेंडेड है, वो डिडक्शन होगी होगी, है ना? हाँ वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो सबको मिलेगी। ओके, और बाद में जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे करता हाँ जो इंटरटेनमेंट जो अलाउंस है ना, है। ओके, और जो ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस 2,500 गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो मैक्सिमम 5,000 और 20% जो भी सैलरी है उसमें से जो भी लोअर होगा वो मिल जाएगा। ओके, और जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स है वो 2,500 हाँ से मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स है वो डिडक्शन मिल जाएगा, वो मैक्सिमम मिलेगा 2,500 एनुअली। ठीक है, और अंडर सेक्शन 16। हाँ ये 16 था सेक्शन, और 15 सेक्शन था, ये हमने बेसिक रूल पढ़े थे कि भी कब कब वो टैक्सेबल होगी सैलरी। ओके, उसके बाद हमने फिर अब डेफिनेशन देखनी है सैलरी की, सैलरी में इंक्लूड क्या क्या है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था पहले, आपको याद होगा मैंने जब टेली बताया था, तो टेली बताया था तो मैंने आपको वो बताया था सैलरी मास्टर, पेरोल यस मास्टर सर। बोल सकते हैं, पेरोल मास्टर। तो पेरोल मास्टर में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सैलरी का बताया था। तो वही चार्ट सेम है, वो मैंने एक्चुअल में इनकम टैक्स के लिए बनाया था, बट उस टाइम मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया था कि आपको फिर थोड़ा बहुत आपको ना आइडिया रहे। तो जो इनकम, आप इनकम टैक्स के उस सेक्शन 17 में देखेंगे तो उसमें देखो ये दे रखा है कि जो सैलरी में जो इंक्लूड है उसमें वेजेज इंक्लूड है, ठीक है, एन्युटी बोल दो या पेंशन बोल दो ये इंक्लूड है, ग्रेजुटी इंक्लूड है, और एनी फीस कमीशन परक्यूजिट्स प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, या एनुअल एक्रीशन कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो ये तो मैंने बस ऐसे लिख दिया, आपको डिटेल में मैं यहाँ से बताऊंगा, ठीक है, इसको यहाँ पर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो बस उसके सेक्शंस में लिखा हुआ है कि सेक्शन में ये इंक्लूड है, बट आपको यहाँ पर डिटेल में पता नहीं चलेगा इसे। अब देखिए टाइप ऑफ सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है। टाइप ऑफ, पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ इनकम, जो इनकम टैक्स एक्ट की जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें टाइप ऑफ इनकम हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर श्योर्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब सैलरी में देखिए सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है। सैलरी को हमने बेसिकली देखो ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले हमने वेजेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है ना वेजेज, यहाँ पर ये वेजेज बोल रहा है। तो वेजेज में देखिए, वेजेज में नॉर्मली मैंने इसको इंक्लूड किया है बेसिक्स, या कोई एडवांस मिल गया उसको, या कोई एरियर मिल गया है, या कोई और अदर्स जो इसका वेजेज का ही पार्ट हो। फिर दूसरा अलाउंस, मैंने अलाउंस में इसको कन्वर्ट किया है। अलाउंस में नॉर्मली डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। आप अलग अलग जगह कैलकुलेट करेंगे तो जो बेसिक्स में अलाउंस कई बार इंक्लूड मिलेगा कि बेसिक्स एंड डीए साथ साथ में आपको बोला जाए कि कोई भी सैलरी की कैलकुलेशन करनी है कोई भी पर्पज़ के लिए, जैसे पेंशन की कैलकुलेशन के लिए सैलरी की कैलकुलेशन कैसे होगी, या ग्रेजुटी की सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उसमें आपको बेसिकली कई जगह मिलेगा कि बेसिक प्लस डीए साथ में मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी बेसिक्स बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात यही है, ठीक है। वैसे ही अलाउंस है डी। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस,
वो भी अलाउंस में इंक्लूड है। तो हाउस रेंट अलाउंस की भी अलग अलग मतलब कि कैलकुलेशन होगी। जब हम एग्जाम्पशंस देखेंगे ना, जितने भी सैलरी में जो भी एग्जाम्पशन देखेंगे, तो हाउस रेंट अलाउंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जाम्पशन हमको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद है लीव ट्रेवल अलाउंस। लीव ट्रेवल अलाउंस की भी हम एग्जाम्पशन देखेंगे, कैसे कैसे एग्जाम्पशन मिलती है उसको। फिर कुछ स्पेशल अलाउंस की भी अलग अलग टाइप की एग्जाम्पशंस होती है, जब हम अलाउंस देखेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने दो पार्ट देख लिया कि एक बेसिक या वेजेज का पार्ट देख लिया, उसमें बेसिक, एडवांस, एरियर, अदर्स इंक्लूड है। अलाउंस में अलग अलग टाइप के अलाउंस इंक्लूड है। फिर परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स में देखिए, परक्यूजिट्स मतलब फैसिलिटी, उसको फैसिलिटी कंपनी कैसे दे सकती है। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन दे सकती है, मतलब हाउस दे दिया उसको, ठीक है। फ्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे दी उसको, कोई कंसेशनल लोन दे दिया, या कोई असेट्स या लैपटॉप वगैरह दे दिया, कोई उसको गिफ्ट दे दिया। तो ये भी एक सैलरी का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के अलावा और क्या प्रॉफिट दे सकती है कंपनी। वो फिर देखिए, ग्रेजुटी दे सकती है, रिटायरमेंट वाला पार्ट है। ग्रेजुटी दे सकती है, पेंशन दे सकती है, लीव इनकेसमेंट, मतलब कि अगर उसकी इनकेसेबल जो भी छुट्टियां हैं, वो अगर फैसिलिटी दे रही है कि नहीं नहीं, आप या तो छुट्टियां ले लो, या फिर उसका पेमेंट ले लो, तो उसको भी वो एज ए पेमेंट के रूप में दे सकती है। या प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा है, वो भी सैलरी का ही पार्ट है। तो प्रोविडेंट फंड वाली है, पेंशन और ग्रेजुटी है, वो भी कुछ टैक्स फ्री होता है, वो हम बताएंगे। उसके बाद रिम्बर्समेंट, कंपनी कुछ रिम्बर्समेंट कर रही है, कुछ मेडिकल का रिम्बर्समेंट कर रही है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको। देखिए, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले क्या था, मेडिकल रिम्बर्समेंट था यहाँ पर। आप देख सकते हैं ना, मेडिकल रिम्बर्समेंट उसको मैक्सिमम 15,000 तक मिलता था, ठीक है। तो एक मैंने अलाउंस में आपको बताया था, जो अदर्स अलाउंस में जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उसका डिडक्शन यहाँ मिलता था। तो ये तो सब हट गए हैं, ठीक है। सॉरी। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर ये जो रीइंबर्समेंट होता है, ये वही चीज होती है ना, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई हेल्थ की, तो जो डिपार्टमेंट जैसे मान लो कभी कभी 75% कहता है कि हम पे कर देंगे, वही चीज है क्या ये? वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आपका मतलब कि उसके साथ क्या टर्म कंडीशन है सर्विस की। अच्छा, वो बोल भी सकता है कि 100% पे कर दूंगा, वो बोल देगा 50% कर दूंगा। वो तो डिपेंड जहाँ करता है। तक जहाँ तक बीएचएल, आई थिंक बीएचएल 100% पे करता है ना सर? देखो, बीएचएल में ये है कि जहाँ जहाँ बीएचएल के हॉस्पिटल है, ओके। ठीक है, जहाँ जहाँ बीएचएल के हॉस्पिटल है वहाँ पर तो बाहर का कोई रिम्बर्समेंट होता ही नहीं है। जैसे हरिद्वार हो गया, पर भोपाल हो गया, तिरची हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है। ओके। और जहाँ पर बीएचएल के हॉस्पिटल नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं पावर प्लांट। नॉर्मली पावर प्लांट में भी पोस्टिंग होती है, जिसको साइट ओके। पोस्टिंग, रिमोट साइट पोस्टिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर कोई बीएचएल हॉस्पिटल होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो हमारी टेम्परेरी पोस्टिंग होती है 5 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए। जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो ट्रांसफ़र हो गया बंदा, ठीक है। तो ओके। वहाँ पर फिर जो मेडिकल रिम्बर्समेंट वाला कंसेप्ट होता है, तो उसमें मेडिकल ओके। रिम्बर्समेंट हो जाता है कि जो भी आपका, आपने मेडिकल बाहर से अगर बियर किया है, तो कंपनी आपको रिम्बर्स कर देगी। बट रिम्बर्स कितना करेगी, वो एक चार्ट होता है, ठीक है। एक ओके। गवर्नमेंट का चार्ट होता है, या बोल सकते हो कि वो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड कर सकता है। कि आपको जैसे आपने अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड कराया है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में भी कई कई टाइप के अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं। मान लो 10 टाइप के अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। ये पूरे पेट का, हाफ पेट का, अलग अलग जगह का अल्ट्रासाउंड होता है। तो उस किसी का 1,000 रुपये रेट है, किसी का 2,000 रुपये रेट है, किसी का 5,000 रेट है। तो वो तो डिपेंड करता है कितना रिम्बर्समेंट मिलेगा, वो एक चार्ट होता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है ना। कई ओके, परसेंटेज में भी हो सकता है कि 50% दे देंगे, या 100% ही ले लो, तो वो तो डिपेंड करता है। और पैनल के जैसे हॉस्पिटल भी होते हैं? या कई बार ये भी हो सकता है कि वो कंपनी इंश्योरेंस करा देती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस के पैनल में होते हैं, तो आप जाइए, यस। अपना इंश्योरेंस तो है ही, आप अपना फ्री करवा के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डेफिनेटली। यहाँ पर कई बार होता है कि जैसे बीएचएल के हॉस्पिटल में, बीएचएल है यहाँ पर फैसिलिटी अगर नहीं है, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर अगर फैसिलिटी कोई चीज़ नहीं होती, तो वो उसके पैनल हॉस्पिटल होते हैं। तो यहाँ पर जो पैनल ओके। हॉस्पिटल बीएचएल के, जैसे मैक्स हो गया, या फिर जोली ग्रांट हो गया। जोली ग्रांट में एक हॉस्पिटल है, हिमालयन हॉस्पिटल। तो वहाँ यस। पर वो आपको रेफ़र कर देगी, और वो फिर आपको फ्री ट्रीटमेंट दे देंगे, और जो भी बिल है वो कंपनी को कर देंगे, तो आपको कुछ नहीं लगेगा उस वाले केस में। तो इसमें भी जैसे मेडिकल वाले केस में भी अलग अलग है। जैसे पहले क्या होता था कि मेडिकल का जो भी रिम्बर्समेंट होता है, वो पहले 15,000 तक टैक्स फ्री होता था, जो अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन आने के बाद हट गया है, ओके। ठीक है ना।
बट पहले 15,000 तक वो डिडक्शन मिल जाता था। बट अगर कंपनी अगर डायरेक्ट पेमेंट कर रही है हॉस्पिटल को, जैसे मैंने बोला कि रेफर वाला कैसा है, ठीक है, तो अगर कंपनी डायरेक्ट पेमेंट अगर कर रही है तो आप उसमें आपका कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। वो 15,000 वाली लिमिट अप्लीकेबल ही नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट तो रिम्बर्समेंट कराया नहीं है, कंपनी डायरेक्ट पेमेंट किया है, तो आपका उसमें कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आने के बाद क्या हुआ, जो 15,000 वाली जो डिडक्शन की लिमिट थी वो हट गई है। तो अगर कंपनी आपको 1 रुपये का भी अगर रिम्बर्समेंट करे तो वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा, अगर वो रिम्बर्समेंट कर रही है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट कर रही है। अब ओके इसमें ओके। एक रूल और भी है, जब मैं आपका मेडिकल वाला बताऊंगा डिटेल में। उसमें ये है कि जैसे मान लो कंपनी ने रेफ़र नहीं किया, ठीक है, और आपने ट्रीटमेंट कर लिया बाहर से और आपने रिम्बर्स करा लिया, तो मैंने क्या बोला था 15,000 वाली लिमिट अप्लीकेबल हो जाती थी पहले, अब वो नहीं होती। तो अब मतलब सारा टैक्सेबल हो जाएगा। बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी है कि वो टैक्सेबल नहीं भी होता, ठीक है, उसमें आपको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना होता है उस वाले हॉस्पिटल को। तो कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ होती है, ठीक है ना, स्पेसिफाइड डिजीज़ में कोई भी मतलब कुछ स्पेसिफिक है वो, जो जैसे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, और न्यूरोलॉजी से रिलेटेड हो गया, कोई कोई किडनी है उससे रिलेटेड हो गया, या एड्स कैंसर इस टाइप का हो गया। तो उस टाइप का अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ उसका, तो अगर वो इनकम टैक्स में उसमें टैक्स उसमें रजिस्टर्ड है, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। तो बहुत सारे रूल्स हैं मेडिकल से रिलेटेड। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। आगे बढ़ें। अच्छा। तो जैसे उसका सैलरी वाला पार्ट में हमने देखा वेजेस, अलाउंस, परक्यूजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड हो गया, जिसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं। रिम्बर्समेंट भी हो सकता है, मेडिकल से रिलेटेड रिम्बर्समेंट हो सकता है जो मैंने बताया अभी आपको। टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड रिम्बर्समेंट हो सकता है। असेट्स, कोई भी असेट्स है, मान लो कोई टेलीफोन का है, उसका रिम्बर्समेंट कर रही है। अब इसमें मैं ये नहीं बोला कि उसमें कौन सा टैक्सेबल होगा कौन सा नहीं होगा, मैं अभी बस सैलरी की बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ पार्ट टैक्सेबल हो भी सकता है, कुछ पार्ट टैक्सेबल नहीं भी हो सकता, वो मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। वो जब मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा ना, जैसे पेंशन के बारे में बताऊंगा तो इसमें कितना पार्ट टैक्सेबल होता है कितना नहीं होता। अलाउंस के बारे में बताऊंगा तो इसमें कौन कौन से अलाउंस में कितना कितना पार्ट टैक्सेबल होता है कितना नहीं होता, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। और अदर्स आ गया, अदर्स में ये है कि उसको मान लो कोई बोनस मिल रहा है, या कोई कोई कमीशन या फीस मिल रही है, या कोई कैश में गिफ्ट मिल रहा है, या कोई कंपनसेशन मिल रहा है। तो कोई भी टाइप का आपको सैलरी अगर मिलती है इस नेम से, तो आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए वो बेजेज हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेजुटी हो गई, फीस, कमीशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, ये सारे कवर है इसमें, ठीक है। और लास्ट वाला टॉपिक हमने पहले ही बता दिया था आपको कि कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। आपको ये जितनी भी सैलरी मिली है, ये जितनी भी सैलरी मिली है ये आपको ऐड कर लेना है, कोई भी नेम से मिली है, और इसमें से जो भी एग्जाम सैलरी है वो आपको कम कर देनी है, ठीक है, जो भी एग्जाम सैलरी है वो आपको कम कर देनी है। और उसके बाद आपको डिडक्शन कम कर देना है, सेक्शन 16 वाले डिडक्शन कम कर देना है। तो उसके आपके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब बताइए कोई डाउट हो। नो सर। तो अभी तो हमने सैलरी का बेसिक देखा अभी। कल हम 1 to 1 है, अभी कल से अलाउंस से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सा ओके। अलाउंस अप्लीकेबल होता है, कितना एग्जाम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है। और किसी को डाउट है। आज तबीयत खराब हो गई आपकी तरह ही हो रही है। क्या हुआ। तबीयत खराब हो गई है सर आपकी भी। हाँ यार, कल मेरा प्लान था लेने का क्लास, बट कल तो बहुत ज़्यादा, तो मैं कल सो गया था। बोलना भी नहीं ज्यादा इतना बुरा हाल हाँ अरे बुरा हाल है, क्या करें, बट ठीक है, कल से बेटर है। है। ठीक है सर। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट। गॉड ब्लेस। गुड नाइट, ओके, बाय बाय।